गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड मानव भूगोल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। मानव भूगोल की आधारभूत संकल्पनाएं। ये टॉपिक आपका यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम 3 जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, पार्थिव एकता की संकल्पना और क्रियाशीलता की संकल्पना। हम सब जानते हैं कि मानव भूगोल में शुरुआत से ही विभिन्न विचार, सिद्धांत, नियम इत्यादि का समावेश होता रहा है और ये सब जो है अध्ययन, ये मानव भूगोल के मूलभूत आधार भी है और इन्हीं आधारभूत विचार और साधनों के निर्देशन में ही भौगोलिक गवेषणाएं, विश्लेषण, संश्लेषण इत्यादि किए जाते हैं। यदि हम मानव भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाओं की बात करें तो वो मुख्य रूप से है पृथ्वी तल की संकल्पना, अवस्थिति की संकल्पना, विश्व शांति और कल्याण की संकल्पना, स्थानिक वितरण की संकल्पना, स्केल की संकल्पना, मानव पारिस्थितिकी की संकल्पना, स्थानिक संगठन और अन्योन्य क्रिया की संकल्पना, काल पक्ष की संकल्पना, क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना, पार्थिव एकता की संकल्पना, क्रियाशीलता की संकल्पना इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ ये जो 3 संकल्पनाएं आपको दे रखी है, केवल यही कोर्स में है, इसलिए हम केवल यहाँ पर इन्हीं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना की। लेकिन इससे पहले हमें समझना होगा कि क्षेत्रीय विभिन्नता का क्या अर्थ है। वास्तव में देखो, क्षेत्रीय विभिन्नता 2 शब्दों से मिलकर बनी है, क्षेत्रीय और विभिन्नता। पहले देखते हैं कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम सीमा, ये सीमा है वो कोई भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और कृत्रिम भी हो सकती है, उससे घिरा हुआ निश्चित विस्तार होना चाहिए, फिक्स इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। तो निश्चित विस्तार वाला भूभाग जिसके अंदर क्या हो, सब जगह समान प्रकृति वाले गुण हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। वहीं इस क्षेत्र के पास यदि कोई दूसरा क्षेत्र होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। वो विभिन्नताएं प्राकृतिक हो सकती है, मानवीय घटनाओं के कारण हो सकती है, लेकिन उनके अंदर कुछ न कुछ विषमता जरूर पाई जाएगी। तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि धरातल पर जो क्षेत्रीय परिस्थितियां एवं मानवीय क्रियाकलाप है वो समान नहीं है, अपितु उनमें विभिन्नता है वो क्षेत्र के संदर्भ में पाई जाती है और इसी को हम क्षेत्रीय विभिन्नता कहते हैं। अब बात करें क्षेत्रीय विभिन्नता के महत्व की, तो क्षेत्रीय विभिन्नता ने जो प्रादेशिक भूगोल है उसके पुनर्निर्माण में काफ़ी अच्छा सहयोग किया है। क्षेत्रीय विभिन्नता के द्वारा ही जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय दशाओं के वितरण की जो विषमता है, उनके अंतर संबंध है, उनकी हमें जानकारी प्राप्त हो पाती है। मान लो ये क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं होती तो क्या होता, तो यदि ये क्षेत्रीय विभिन्नता नहीं पाई जाती तो जो मानवीय विकास है उसमें शिथिलता होती और न ही मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विकास हो पाता। क्षेत्रीय विभिन्नता के अर्थ और महत्व के बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता संकल्पना के विकास की। तो इसके विकास में बहुत से भूगोलवेताओं ने अपना योगदान दिया है, जिनमें मुख्य रूप से अल्फ्रेड हैटनर, वाइडल डिला ब्लास, हार्टशॉन, रिचार्ड जे चोर्ले, जो कार्लो सावर, जेम्स और जानस, लिमरमंथ, डडले स्टाम्प इत्यादि प्रमुख भूगोलवेताओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करते हैं क्षेत्रीय विभिन्नता की आलोचना की। हालांकि क्षेत्रीय विभिन्नता क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी कुछ बातों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कि इसकी एक क्या होती है, क्षेत्र की एक निश्चित सीमा होती है, वो सीमा प्राकृतिक या कृत्रिम कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हम सीमा की बात कर रहे हैं उसका सीमांकन करना क्या है, काफ़ी कठिन कार्य होता है। ठीक है, कोई भी 2 प्रदेश है उनका हम निश्चित सीमांकन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी आलोचना इस आधार पर हार्टशॉन करते हैं, वो कहते हैं कि ये कहना पूरी तरीके से निराधार है कि भूगोल क्या है, अंतरों का अध्ययन। एक तरीके से हम इन दोनों क्षेत्रों में अंतर ही तो कर रहे हैं। तो वास्तव में वो कहते हैं
कि भूगोल में केवल हम क्षेत्रीय विभिन्नता को ही नहीं, बल्कि हमें जो क्षेत्रीय परिवर्ती स्वरूप है उसका भी हमें अध्ययन करना चाहिए। एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे वुलरिज और ईस्ट, इन्होंने तो इस संकल्पना की बहुत ही कटु शब्दों में आलोचना की है। वो लोग क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि भूगोल को जो क्षेत्रीय विभिन्नता की तंग चारपाई में ठोक पीट कर कसना एक मूर्खतापूर्ण और पीछे लौटाने वाला कदम है। इस आधार पर हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने इसकी आलोचना अपने अपने आधार पर की है। लेकिन हम साथ में इन आलोचनाओं में ये भी देख रहे हैं कि इन सब आलोचनाओं का जो आधार है ना, वो मुख्य संकल्पना न होकर इसमें जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं उन प्रयुक्त शब्दों पर है। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो ज़्यादातर आलोचनाएं की गई है वो बहुत ही संकुचित अर्थ में की गई है, और जो चिंतन की मुख्य धारा है उससे शब्दों को काट कर और अलग रखकर की गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूगोल में क्षेत्रीय विभिन्नता की संकल्पना के साथ साथ क्षेत्रीय संबंधों की संकल्पना को भी हमें समान महत्व देना चाहिए, और वह आज की आवश्यकता भी है। हमारी जो सेकंड संकल्पना है वो है पार्थिव एकता की संकल्पना। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा देखें, पार्थिव एकता क्या होती है। तो हम सब जानते हैं कि विश्व के अंदर सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वो जड़ हो या चेतन, वो सब एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और इन तत्वों में कोई भी स्वतंत्र इकाई नहीं होती, और इस कारण से उनका पृथक अध्ययन करना भी संभव नहीं होता, अर्थात वो सब एकता के सूत्र में बंधे हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विश्व के समस्त भौतिक और जैविक तत्व है वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और किसी भी तथ्य का पूर्णतया स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व नहीं होता, वो सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र का वास्तविक भूदृश्य वहाँ के सभी तत्वों के सम्मिलित और मिलते जुलते प्रभावों का परिणाम होता है, और यही पार्थिव या सार्वभौमिक एकता कहलाती है। ये जो सिद्धांत है इसका महत्व भी विशेष है, इसी कारण से इसे हम अंतर संबंधों का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या मानता है कि भूतल पे जितने भी भाग हैं उनमें जितने भी जीवधारी है उन सब में पारस्परिक संबंध होता है, और वो सभी अपने पर्यावरण से समायोजन करके रहते हैं, और समस्त जितनी भी भौगोलिक घटनाएं हैं वो पृथ्वी की जो सार्वभौमिक एकता है उसके सूत्र में बांधे रखती है, और हमें उसी तरीके से उसी दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा पार्थिव एकता की संकल्पना का विकास। तो इस एकता की संकल्पना के विकास में विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया था, जैसे टॉलमी, फ्रेडरिक रेटजल, कुमारी सैम्पुल, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, वाइडल डिला ब्लास, जीन ब्रुंश, हटिंगटन इत्यादि इत्यादि। अब हम बात करते हैं पार्थिव एकता की संकल्पना की आलोचना की। हालांकि जो भूगोलवेत्ता है वो सार्वभौमिक और अंतर संबंधों के सिद्धांत के अध्ययन को अपना मूलभूत आधार मानते हैं, लेकिन इन विद्वानों की एक और कॉन्सेप्ट है कि जीवन क्या है, एक संघर्ष है, और ये मानते हैं कि धरातल पर जो सक्रिय जीव है उनके द्वारा ही वर्तमान का विकास संभव हो सकता है, और वातावरण में जो एक जीव है वो दूसरे जीव पर हमेशा अपना वर्चस्व, अस्तित्व वगैरह बनाए रखने का प्रयास करता रहता है, और जीव ही जीव का आधार है, ये कथन सत्य है, और इस तथ्य से भी मानव इनकार नहीं कर सकता। हमेशा हम देखते हैं कि जब सभ्यता का विकास होता है तो क्या होता है, बड़ा जीव हमेशा छोटे को दबाने का प्रयास करता है। तो इस संबंध में ये कहना कि सार्वभौमिक एकता रहती है या अंतर संबंधों की तरफ आकर्षित होते हैं, ये सब ऐसी ही बात है जैसे कि एक घमासान युद्ध चल रहा हो और उसमें हम प्रतिद्वंदी से उम्मीद करें कि वो विभिन्नता रखे। ठीक है, तो ये वैसी ही बात है। हम सब जानते हैं कि जो जीवधारी है उनमें सीमित जो हमारा पर्यावरण है इसका उपयोग करके लगातार विकास करने की प्रतिस्पर्धा तो लगातार चलती रहती है, और इसके कारण से जो निर्बल जीव होते हैं उनको उनका नुकसान भी उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही जो प्रत्येक घटक है वो प्रकृति में संतुलित वातावरण में मानव के द्वारा विनिष्ट भी कर दिया जाता है, और प्रकृति क्या करती है, संतुलन के कार्य में लगी रहती है,
और वातावरण में फिर नए जीवों का विकास होता रहता है। तो एक तरीके से देखें तो पूरे विश्व के अंदर हमेशा सार्वभौमिक एकता या पार्थिव एकता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती रहती है। तो इस तरीके से हम सारांश रूप में ये बात कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर पर्यावरण के समस्त तत्व, धरातल और मानव, धरातल और वायुमंडल, जलमंडल, भू आकृतियाँ, जड़, चेतन सत्ता, इन सब में हमें एकता दिखाई देती है और कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो स्वतंत्र इकाई के रूप में हो, अपितु इन सभी तत्वों में आपस में एक अंतर संबंध पाया जाता है और ये अंतर संबंध ही क्या करता है, सार्वभौमिक एकता को जन्म देता है। और मानव स्वयं भी वातावरण से न केवल प्रभावित होता है बल्कि वो स्वयं प्रकृति का एक सक्रिय अंग बनकर उसमें परिवर्तन लाता रहता है। वो स्वयं भी वातावरण द्वारा प्रभावित होता है और अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा वातावरण को परिवर्तित भी करता रहता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भूगोल का अध्ययन करें। मानव, पशु, वनस्पति समुदाय, जड़, प्रकृति, ये सब आपस में इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि सब एक दूसरे पर आश्रित हमें दिखाई देते हैं। कोई भी तथ्य इनमें से एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं है बल्कि सभी आपस में अंतर संबंधित होते हैं। इसी कारण से एक पार्थिव एकता बनी रहती है। नेक्स्ट हमारी संकल्पना है क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता की संकल्पना। हम सब जानते हैं कि परिवर्तन क्या है, प्रकृति का नियम है। इस जगत के अंदर कोई भी तत्व है वो सदैव परिवर्तनशील होता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, चाहे वो जैव हो या अजैव, सब में किसी न किसी रूप में परिवर्तन होता ही रहता है। इनका आकार, प्रकार, गुण, प्रकृति, व्यवहारिक रूप सब कुछ बदलता रहता है। कोई भी, यदि हम पृथ्वी पे बात करें ना, तो कोई भी वस्तु कभी भी सदैव स्थायी नहीं रहती है बल्कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। अब यदि हम बात करें कि ये परिवर्तन कितने प्रकार का हो, तो कालक्रम के अनुसार हम कह सकते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार का होता है। या तो वो परिवर्तन अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो। अल्पकालीन परिवर्तन कैसे होगा, जिसमें दैनिक हो या मौसमी हो या वार्षिक हो। जैसे हम देखते हैं ना, ऋतु का परिवर्तन, सर्दी की ऋतु आई, गर्मी की, वर्षा की ऋतुएं वगैरह आई, या पशुओं का प्रवास हो रहा है। विशेष रूप में देखते हैं ना हम, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से पशु क्या होते हैं, एक विशेष मौसम में मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। या फसलों का उत्पादन, जैसे रबी, खरीफ, है ना, जायद। तो इस तरीके से ये अल्पकालीन परिवर्तन है जो कि दैनिक हो सकते हैं, मौसमी हो सकते हैं या वार्षिक परिवर्तन हो सकते हैं। जबकि कुछ परिवर्तन क्या होते हैं, दीर्घकालीन होते हैं, मतलब उनको होने में दशाब्दी, शताब्दी या सहस्त्राब्दी लग जाती है। जैसे कि जलवायु दशाओं में परिवर्तन हो या जैसे औद्योगिक क्रांति आई, ये सभी परिवर्तन क्या है, दीर्घकालीन परिवर्तन है। तो हमने परिभाषा की तो बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि ये जो परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तन को पृथ्वी पर लाने वाली शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो मुख्य रूप से इसमें हम 5-6 शक्तियों की बात करते हैं। पहली शक्ति आती है ग्रहीय संबंध। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, सौरमंडल का एक ग्रह ही है। यहाँ पे आपको पता है कि पृथ्वी घूर्णन गति करती रहती है। ताप, इस कारण से यहाँ पे ताप पेटियाँ, पवन पेटियाँ, वायुदाब की पेटियाँ इत्यादि पाई जाती है और इनके कारण से क्या होता है, पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा, विवर्तनिकी शक्तियाँ। हम सब ने प्लेट टेक्टोनिक वगैरह ये सब सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें हमने देखा था ना, कुछ आकस्मिक शक्तियाँ होती है, कुछ बहिर्जार शक्तियाँ होती है ना, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह। इन विवर्तनिकी शक्तियों के कारण से भी कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तीसरा आ जाता है अपना सौर शक्ति। सूर्य के कारण से भी, जैसे वर्षा, ताप, दबाव, पाला, आंधी तूफान, चक्रवात, ये सब चीज़ें किससे प्रभावित होती है, सूर्य की शक्ति से, आइसोलेशन से या सूर्य ताप से प्रभावित होती है। तो तीसरा ये हो गया। चौथा पॉइंट आ जाएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण शक्ति। गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसके कारण से भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारी जैविक शक्तियाँ, जैसे हम अपरदन, अपक्षय वगैरह पढ़ते हैं, ये सब क्या है, जैविक शक्तियाँ हैं और इनके कारण से भी काफ़ी अधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और मानवीय शक्तियाँ, जो कि क्या है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने वाली शक्ति है।
हम सबको पता है कि मानव ने अपनी बौद्धिक शक्ति का यूज़ करके कहीं पर जो जंगल थे वहाँ पर खेत बना दिए, आवास बना दिए, नहरों का मार्ग रोक दिया और नदियों का मार्ग रोक के उसने नहरें बना दी, कहीं पे सुरंग बना दी, नए नए पौधे विदेशों से ला के लगा दिए, खनन कार्य, मतलब उसने इतने सारे परिवर्तन कर दिए हैं कि वो एक क्रियाशील घटक है पृथ्वी का, जो लगातार परिवर्तन करता रहता है। और हम सब जानते हैं कि इन सब शक्तियों से धरातल पर जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये परिवर्तन अल्पकालिक भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। और इसी में हमारा लास्ट पॉइंट है कि इनका स्वरूप क्या है, क्रियाशीलता या परिवर्तन का स्वरूप क्या है। स्वरूप की यदि हम बात करें तो जैसे हम नगरीय विकास स्वरूप देख सकते हैं। नगर पहले जैसे क्या होता है, छोटा नगर, गांव है, फिर वो शहर बनता है, ठीक है, उसके बाद में महानगर बनता है। तो इस तरीके से परिवर्तन होते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में आप देखते ही हैं, छोटे से बड़ा पेड़ किस तरीके से बनता है। मानव जीवन में आप देखते हैं कि पहले अबोध बालक होता है, फिर धीरे धीरे युवावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, लास्ट में जीर्णावस्था में पहुंचता है। मानव के समाज में भी लगातार परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारे स्थल रूप आप देखते हैं कि वो अलग अलग तरीके से परिवर्तित होते हैं। नदियों में, चट्टानों में परिवर्तन होता है, प्राकृतिक वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु क्या है, परिवर्तनशील है। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मानव जो संस्कृति है इसकी क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।